हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आईआरटी का। जो हमने मॉडल पेपर दिया था आपको, लगभग 82 क्वेश्चन रियल क्वेश्चन दिए थे जो आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। उनका सोल्यूशन करने हमने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था, कंफर्म कर दिया था कि इन सभी क्वेश्चन का आपको हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे मॉडल पेपर भी लगाने वाले हैं। और उसमें हमने आपको बताया था कि जिसमें हम लोग मैथ के 5 क्वेश्चन करेंगे और हम फिजिक्स के 4 क्वेश्चन करेंगे और केमिस्ट्री के 6 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि टोटल मिला करके एक दिन में हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, उसी तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके बुक में है, आपको मिलते हैं, तो उसके दो दो क्वेश्चन और करेंगे, तो दो दो और करेंगे, तो यानी कि 30 क्वेश्चन टोटल आप और करेंगे एक्स्ट्रा में खुद से। तो हमारा क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन मिल करके टोटल एक दिन में आपका 45 क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन एक दिन में हम लोग अच्छे क्वेश्चन करने का हमारा जो है टारगेट बन चुका है और जो हमारा पूरा स्ट्रेटेजी है वो भी बन चुकी है। तो किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे हमने आपको दे दिया था। बहुत सारे बच्चे इसके पिछले लेक्चर में पीडीएफ पूरा डाउनलोड करके रखे हैं, तो आज की क्लास में आपको इस पीडीएफ को खोल के रखना है। ठीक है, अगर आप फ़ोन पे देख रहे हैं तो फ़ोन पर भी कहीं पर खोल लीजिए, दूसरे फ़ोन में कहीं पर। और उसके साथ साथ अगर आप उसका प्रिंट आउट करा लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जिन बच्चों के पास वो पीडीएफ नहीं है वो इस वीडियो के तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाएँ और वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक को खोलेंगे तो आपको एक पूरा पीडीएफ खुल करके आएगा और ऊपर आपको एक छोटी सी डाउनलोड बटन दिखेगी, उस पर आप डाउनलोड करेंगे, यानी क्लिक करेंगे तो आपके वो पूरा फ़ोन में चला जाएगा। ठीक है, आप उसका प्रिंट आउट करा लीजिए और उसको साथ में रखिए, ताकि हम यहाँ पर जो है क्वेश्चंस नहीं लिखने वाले, क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा पार्ट लिखेंगे, बस उसका सलूशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे तो फिर समय लगेगा और समय ना आपके पास में है और ना हमारे पास में ज़्यादा समय है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। और उस जो पीडीएफ हमने आपको दिया है उसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, तुरंत ओपन कर लीजिए। ठीक, अगर आपको दिक्कत कोई होती है, पीडीएफ नहीं मिल पाता है, कोई भी तरीके की समस्या, तो यहाँ पर एक नंबर दिया रहता है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, जिससे आपकी उस समस्या को रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, देखिए हमारे पास में ये पीडीएफ है, हम आपको दिखा दे रहे हैं और उसके बाद इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास में पीडीएफ है, इस तरीके से आपको पीडीएफ दिखेगा और साथ ही साथ ये चैनल का लोगो लगा रहेगा, दूसरा कोई पीडीएफ आपको डाउनलोड नहीं करना है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। केमिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया गया है, क्या है, 1s1 यहाँ पर पीडीएफ में लिखा हुआ है, लेकिन 1s2 होता है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान से देखना है। 1s2 आपको करना है, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये सभी क्वेश्चंस बच्चों के द्वारा दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उसमें छोटी बहुत मिस्टेक होती है थोड़ी बहुत, तो उसको हम यहाँ पर बताते चलेंगे, आप उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, बाद में एक पीडीएफ हम आपको देंगे लास्ट में एकदम सही, ठीक है, जिसमें कोई गलती नहीं होगी। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 और इसके बाद में क्या है, 3 और इसके बाद में S2, इस तरीके से करके आपके पास में क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि यह कौन सा तत्व होगा। ठीक, तो कौन सा तत्व होगा, कैसे हम पता कर सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन को काउंट करके। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, ये संख्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इसको काउंट कर लीजिए। 2 प्लस इसमें 2 हो गए, इसमें कितने हैं, इसमें आपके पास में कितने हैं, 2 हैं, इसमें आपके पास में 6 हैं, इसमें आपके पास में 2 हैं, तो 2 2 कितना हुआ, 4, और 4 में 6 जोड़े तो 10, और 10 2 कितना हो गया, टोटल 12। 12 पे कौन सा आपका तत्व होता है, Mg होता है, मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन में आपके पास में देखिए मैग्नीशियम वगैरह तो नहीं दिया है, लेकिन किस तरीके से घुमाने की कोशिश की गई है। ठीक है, धातु दिया है, अधातु दिया है, अक्रिय गैस दिया है, और यहाँ पर आपको नन ऑफ दिस दिया गया है। तो अब आप इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, धातु सही होना चाहिए। मैग्नीशियम इज अ मेटल, ठीक है, धातु होता है। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पर हमने क्वेश्चन बना दिया तो इसका मतलब है कि आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कई ढेर सारे आप क्वेश्चन करके रख लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके क्वेश्चन कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया आपको करना नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन आपको लेना है, हमारा तो हो चुका है। ठीक है, हमारा तो ख़त्म भी होने वाला है। ठीक है कॉलेज, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है फिटकरी का सूत्र क्या है। फिटकरी का क्या सूत्र होता है भाई, फिटकरी का सूत्र हम सीधे सीधे यहाँ पर लिखते हैं K2SO4 और उसके बाद Al2 उसके बाद SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, ये हमारा
किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है फिटकरी का। ठीक है, तो फिटकरी के फॉर्मूले में यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, जो इस ऑप्शन से मैच कर रहा होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस आंसर से जो मैच कर रहा होगा वो राइट हो जाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। इसमें से आप देखेंगे ऑप्शन कहीं कहीं दूसरे जगह पर है, तो आप ऑप्शन नंबर सी ढूंढ करके देख लीजिए जहाँ पर भी है। ठीक है, नहीं तो इसको मैच करा लीजिए, ये फिटकरी का सूत्र होता है। यानी कि एक बात और हमको पता चली कि जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपसे छोटे छोटे फॉर्मूले पूछे जाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, इसका सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो क्रिटिकल फॉर्मूले हैं, ठीक है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, इधर आपका ये फिटकरी हो गया, इस तरीके से कई फॉर्मूले हो सकते हैं जो थोड़ा बच्चे भूलते हो, वही फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। तो आप ये काम कीजिए कि आप फॉर्मूले भी याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताते भी चल रहे हैं क्या करना है आपको। ठीक, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं केमिस्ट्री के, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं केमिस्ट्री के, 4 क्वेश्चन बचे हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि ऑक्सीजन गैस, ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन गैस, पीडीएफ अगर आपके पास में खुला है तो आपको देखिएगा क्वेश्चन, ऑक्सीजन गैस तथा एक्स गैस के विसरण की दर का अनुपात विसरण की दर, ठीक है, किसके किसके, ऑक्सीजन एंड एक गैस है एक्स, उसका नाम हमको नहीं पता है। ठीक है, इसके विसरण की दर क्या है, विसरण की दर का अनुपात, ठीक है, क्या है, 3:4 है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है तो गैस एक्स का अणुभार होगा। देखिए क्वेश्चन में ही आपका इसका आंसर दे दिया है, यहाँ पर विसरण की दर दिया है, यहाँ पर अणुभार दिया है। तो विसरण की दर और अणुभार में एक रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, रिलेशन यह होता है कि जो किसी भी गैस का विसरण की दर होती है, विसरण मतलब जैसा कि वो फैलती है, ठीक है, तो उसकी जो दर होती है वो किसके बराबर होती है, उसके जो उसका अणुभार होता है उसका अंडर रूट आप समझ लीजिए होती है। तो इसका अणुभार को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, m से करते हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गैसें हैं, एक ऑक्सीजन है और एक क्या है हमारे पास में, ऑक्सीजन के बाद एक क्या है हमारे पास में एक है आपकी एक्स, यानी कि कोई भी गैस है, वही तो आपको पता लगाना है कौन सी गैस है। ठीक, इसमें आप गैस भी पता लगा सकते हैं और साथ ही साथ, लेकिन आपसे जो पूछा है अणुभार पूछा गया है। ठीक है, ये है, तो देखिए ये रिलेशन बन करके आता है। तो 2 चीजें हैं, कि ये है कि है, तो पहले वाले को हम R1 मान लेते हैं, तो R1 मानेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा M1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा। इसी तरीके से होता है। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। और हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा जो है केमिस्ट्री जो है हमारी थोड़ा सा कमज़ोर भी है ना। 1 सेकेंड, देखिए छोटी सी मिस्टेक, ये जो है 1/में होता है, हमको लग ही रहा था कि ये 1/में होता है, क्या ध्यान नहीं आ रहा थोड़ा सा, तो ये 1/में होता है, यानी कि उसका व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा। कहने का मतलब आप सीधे सीधे ऐसे फॉर्मूला लिख लीजिए ना, ये इस तरीके से फॉर्मूला आपका होगा। ठीक है, ये इस तरीके से फॉर्मूला होगा, तो ये आपका होता है। तो इसका हमने M1 मान लिया और उसका हम M2 मानेंगे, यानी कि R2 इधर करके मानेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा, ये फॉर्मूला जो बनेगा बन करके आएगा, वो बन करके आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इन दोनों का रेशियो जब आप लेंगे, ठीक है, इन दोनों का जब आप रेशियो लेंगे तो ये जो रेशियो बन करके आएगा, मिल करके आएगा, वो आपका आएगा R1/R2। आप सीधे सीधे इस फॉर्मूले को याद रखिए। ठीक है, अलग अलग फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इस फॉर्मूले को याद रखिए कि यहाँ पर M2 रहेगा और यहाँ पर आपका M1 रहेगा। ठीक है, ये जो है आपका फॉर्मूला बन करके आने वाला है। ठीक, तो ये फॉर्मूला है, तो मतलब उन्हीं दोनों फॉर्मूलों को मिलाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला जो है आपका बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन करके आपका आता है। तो अब देखिए इसी फॉर्मूले पे हमको क्या करना है, सारी चीज़ों को रखना है। हमको जो है अणुभार मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, हमने कहा कि विसरण की दर, तो ये ऑक्सीजन और एक्स, ये जो गैस है उसका विसरण की दर क्या है, 3:4 है। तो R1 की जगह 3 हो जाएगा, R2 की जगह 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें से एक का अणुभार पता होना चाहिए दूसरे का पता लगाने के लिए। तो ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है, 32 होता है। कितना होता है, 32 होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमको m2 नहीं पता, वही तो निकालना है, x का अणुभार निकालना है। और ये कितना होता है हमारा 32 होता है, इसका अणुभार कितना होता है 32 होता है ऑक्सीजन का। तो इसको हमने 32 यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ये हमारा 32 आ चुका है। अब हमको क्या करना है, अब हमको m2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो अंडर रूट है इसको इधर भेजेंगे तो ये इसमें हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, और इधर आपका आ जाएगा m2/32। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये टोटल आपका हो जाएगा 9 और 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आ जाएगा। तो अब देखिए क्या होने वाला है, यहाँ से अगर आप इसको कट करेंगे तो 16 कम 16, 16 दूना 32। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, इसका इधर करेंगे तो m2 और इसका इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 दूनी 18। तो 18 जो है इसका अणुभार आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो आपके ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में आपके पास में है 36, ध्यान से देखिएगा, एक है 36, एक है 9, एक है 18 और एक है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर 18 जो है सही हो जाएगा। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे विसरण और अणुभार को लेकर के केमिस्ट्री से। क्लियर है, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसके बाद क्वेश्चन है ऑक्सीकरण संख्या से। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या से क्वेश्चन है, देखते चलिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको देखते चलिए। ठीक, चलिए ऑक्सीकरण संख्या में क्या है, किसका ऑक्सीकरण पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है Na। देखिए यहाँ पर आप अगर आप पीडीएफ में देखेंगे तो आपको Na2 दिखेगा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है Na4 का, मतलब कि जो सही क्वेश्चन होना चाहिए Na4 होना चाहिए, क्योंकि Na2 जैसा कुछ यहाँ पर फॉर्मूला नहीं होता है। क्योंकि हमने आपको बताया कि ये बच्चों के द्वारा क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जैसा दिया गया था वैसा हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है, लेकिन जैसे जैसे गलती पता चलती जाएगी वैसे वैसे उसमें सुधार आप भी कर लीजिएगा। जो आप प्रिंट आउट कराए हैं इसमें पेंसिल से या पेन से बना लीजिए और हम भी इसको सुधार कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद NO और यहाँ पर S भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको Fe की ऑक्सीडेशन संख्या बतानी है, ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या जो है आपको ये बतानी है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है आपके पास में, ऑप्शन है +3, +2, -2 और नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज, ये इस तरीके से आपके पास में ऑप्शंस है। तो अब हमको क्या करना होगा, कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन संख्या, तो हमको मालूम होना चाहिए कि किस पे कितना चार्ज होता है। तो देखिए Na पे कितना होता है +1 होता है, Fe का तो हमको निकालना है, तो जिसको निकालना होता है उसको हम क्या कर लेते हैं x मान लेते हैं। Cn का होता है -1 और NOS का भी होता है -1। ठीक है, ये सब आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये आपने याद भी किया होगा। ठीक है, जैसा कि Na का तो आपको हो सकता है याद हो, बाकी का अगर आप भूल रहे हैं तो थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 4 है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें कुछ नहीं है प्लस करते जाइए। ठीक है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई बाई 5 करना है, क्या था -1, इसमें क्या है ध्यान देखिएगा, इसमें क्या है -1 है, और ये इक्वल में किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर कहती है। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये आपका 4 आएगा, यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर -5, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहीं पर केवल x रहने दीजिए, बाकी सबको उधर भेजिए। तो इन दोनों को भेजेंगे तो उधर जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। देखिए ये इधर जोड़ेगा तो -6, उधर जाएगा तो -6 में जो है प्लस में चेंज हो जाएगा, ये 4 इधर आएगा तो -4, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो +2 इसका क्या है राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देखिए अब देखिए आप सोच रहे हैं आज इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन आप उनको पढ़े नहीं होंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप उसको थोड़ा सा मेहनत करेंगे, समझेंगे कि क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से निकालते हैं, तो ऑक्सीडेशन वगैरह निकालना भी अच्छे से सीख लीजिए। क्लियर, इसके बाद क्या है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचते हैं केमिस्ट्री के, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचते हैं केमिस्ट्री के। चलिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं देखिएगा, थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको हमने क्वेश्चन दे दिया है, ऑप्शन सब कुछ दे दिया है, तो बस आपको यहाँ पर देखना बस है। ठीक है,
चलिए कैसे कैसे करना थोड़ा सा आपको हिंट लेना है, बाकी का तो हमने बहुत कुछ आपको पढ़ाया भी है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई है लेकिन फिजिक्स और मैथ तो बहुत ज़्यादा पढ़ाया है। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है कि गति, यहाँ पर गतिक ऊर्जा लिखा है, गतिज होना चाहिए, गतिज ऊर्जा का घटता क्रम है, गतिज ऊर्जा का घटता क्रम है, यानी कि 3 तरीके के आपको मटेरियल के टाइप्स दिए गए हैं, ठोस द्रव और गैस। उसमें आपको बताना है कि गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसमें होती है, सबसे कम किसमें होती है, फिर सबसे कम किसमें होती है। तो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होती है, गैस में होती है। आप खुद से ही समझ सकते हैं, गैस जैसे कि हवा है, ठीक है, आप देखते हैं कि हवा में हवा के जो पार्टिकल होते हैं भन्न भागते हैं, यहाँ से वहाँ भागते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा गैस में होती है, ठीक है। उसके बाद गतिज ऊर्जा किसमें होती है, उसके बाद होती है द्रव में, किसमें होती है, द्रव में, ठीक है। द्रव यानी कि जो आपका पानी होता है, पानी भी आप देखते हैं बहता है, उसमें भी गतिज ऊर्जा होती है। फिर उसके बाद सबसे कम होता है किसमें होता है, ठोस में, ठीक है, ठोस में सबसे कम होता है। तो इस तरीके का आपका ऑप्शन किसी में है, गैस, द्रव और ठोस। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा गैस में होती है, और फिर उसके बाद द्रव में होती है, फिर उसके बाद ठोस में होती है। क्लियर है। ठोस के आप पार्टिकल देखेंगे यहाँ पर है, गतिज ऊर्जा कहाँ कर रहे हैं, ठीक है, पूरा बहकेंगे तो जाएगा, नहीं तो अपने से थोड़ी ना बह जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े, इसीलिए हमने कहा था ना कि जो केमिस्ट्री है ना उसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो केमिस्ट्री और आपका जो फिजिक्स है इससे नंबर खिंचता है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि मैथ में सॉल्व करना ही पड़ेगा। अभी आपको दिखाएंगे कि मैथ में बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि उसको हम लोग अगर समय रहेगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है, सॉल्व करने में। चलिए देखिए आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है कि नीला थोथा, नीला थोथा एक तत्व होता है, ठीक है। नीला थोथा में आपको पूछ रहा है कि इसमें जो है कॉपर, नीला थोथा जो होता है उसमें आपको कॉपर का जो है पूछ रहा है कि इसमें कॉपर कितना होता है। नीला थोथा का आपको हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं, ठीक है। नीला थोथा का फॉर्मूला होता है CuSO4 और इनटू में 5H2O, ठीक है, H2O, ये नीला थोथा का फॉर्मूला होता है। हो सकता है फॉर्मूला ही अगले एग्जाम में पूछ ले। तो नीला थोथा में कॉपर कितना परसेंट होता है, तो कॉपर की जो परसेंटेज होती है नीला थोथा में वो क्या होती है, वो लगभग अगर आप देखेंगे तो 25.47 होती है। लेकिन आपके ऑप्शन में जो है, आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन में आपको दिया गया है 25.45%, 20.23%। अब आप खुद से समझ जाइएगा कि किसमें आपको आंसर लगाना है, ठीक है, किसमें आपको आंसर लगाना है, नन ऑफ दीज, ठीक है। ये आपके पास में ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा लगाएंगे, ये वाला जो है ऑप्शन आपको ज़्यादा सटीक दिख रहा है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और भी तत्वों का अगर आप जानना चाहते हैं तो हम इसमें लिख देते हैं कि और तत्व कितने कितने होते हैं, ठीक है, और जो है तत्व कितने कितने आपके होते हैं, ठीक। चलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सल्फेट इसमें लगभग 12% का होता है, ठीक है, 12% 38% दिखा रहा है, ठीक है। चलिए जो भी है आप उसको लगा लीजिए, कॉपर आपसे पूछा था तो कॉपर आप ध्यान में लगा लीजिए। आगे बढ़े, ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए, केमिस्ट्री के 6 क्वेश्चन हो गए, केमिस्ट्री के 6 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पर बार बार इस वजह से देखना पड़ रहा है ना कि यहाँ पर क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन वगैरह है, ठीक। चलिए तो ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग लगाते हैं 4 क्वेश्चन फिजिक्स के, ठीक, 4 क्वेश्चन फिजिक्स के लगाते हैं, फिर उसके बाद मैथ के क्वेश्चन लगाएंगे। इसी तरीके से डेली क्लासेस चलेंगी, ठीक है, 15 क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे ही लगाएंगे, तो इतना लगाते चलेंगे और आप उसको 15 का 45 करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का, ये देख करके तो जो बच्चा, हम एकदम रियलिटी में कह रहे हैं कि जो बच्चा हमसे पढ़ा होगा वो इसको तुरंत कर पाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। किससे दिया गया है, हाइड्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हम इसको फिगराइज्ड कर रहे हैं, इसका फिगर बना रहे हैं। समुद्र की ये तल है, ठीक है, समुद्र का पानी है, ठीक है, उसके गहराई में एक गोताखोर जो है, गोताखोर क्या होता है, जो पानी के अंदर जो लोग, ठीक है, जाते हैं वो ये एक गोताखोर है, ठीक है, ये मान लीजिए कैसे तैर रहा है, ठीक है, एक गोताखोर है, ठीक है, ये पानी के अंदर है, ठीक है, ये पानी के कहाँ है, अंदर है। कितना अंदर है, पानी के कितना अंदर है,
ये पानी के 20 मीटर अंदर है, ठीक है, 20 मीटर ये पानी के अंदर है, ठीक है, 20 मीटर पानी के अंदर है। और इस पे पूछ रहा है कि गोताखोर के ऊपर कितना दबाव लग रहा होगा, कितना प्रेशर लग रहा होगा। तो इसमें हमने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके से पूछे आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि भाई इतना पानी है तो जो रुका हुआ पानी होता है, यानी कि स्टैटिक आपका वाटर होता है, लिक्विड होता है, वो किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाता है और वो किसके बराबर होता है, वो आपका जो दाब होता है, प्रेशर जो होता है, वो किसके बराबर होता है। एक सेकंड, दूसरा मार्कर यूज करते हैं, थोड़ा सा हल्का चल रहा है। वो किसके बराबर होता है, वो आपका होता है, ये P है, ठीक है, सिंपल P। ये आपका होता है रो, एक सेकेंड, ये होता है रो G और H के बराबर में। रो आपका क्या होता है, डेंसिटी, G आपका गुरुत्वीय त्वरण और H आपकी हाइट होती है, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि पानी का तो इस पर दबाव लग रहा होगा, ऊपर से इस पे यहाँ पर हवा भी है, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इस पर काम कर रहा होगा, ये तो लग ही रहा होगा। साथ ही साथ एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पानी के ऊपर लगता है, ठीक है। तो एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, इसको हम ठेल रहे हैं और हमको कोई और ठेल रहा है, तो इसके ऊपर दोनों लोगों का तो प्रेशर लगेगा ना, यानी कि पानी का भी लगेगा इसके ऊपर, और जो हवा के द्वारा लगाया जा रहा है पानी पर, वो भी इस पर लगने वाला है। तो वो कितना होता है, वो आपका होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल का आपका ये जो है प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। अब हमको बस ये वाला कैलकुलेट करना है और ये वाले को दोनों को जोड़ देना, यानी कि जो टोटल आपका प्रेशर लगेगा, यहाँ पर अगर हम कहें प्रेशर टोटल, तो ये वाला प्रेशर प्लस आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि प्रेशर ऑफ एटीएम, ठीक। तो इन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग निकालते हैं, रो GH। रो पानी के लिए क्या होता है, 1000 होता है, क्या होता है, पानी के लिए रो कितना होता है, 1000 होता है। जी कितना होता है, यानी कि ये होता है आपका 9.8 होता है। और एच आपका कितना है, एच आपका 20 दिया गया है, 20 दिया गया है, क्लियर है। तो अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, एक सेकेंड, इसको अगर आप कैलकुलेट करने बैठेंगे तो ये जो कैलकुलेशन आपका निकल करके आएगा, देखिए यहाँ पर समय लगता है इन सारी चीज़ों का, तो हमने छोटा कैलकुलेशन है, लेकिन यहाँ पर हम इसको जल्दी जल्दी करने के लिए 9 दूनी, यहाँ देखिए 9 दूनी मतलब कि 6 और 8 और 2 का, 8 दूनी 16 का 6 हाथ से लगा, 9 दूनी 18 19, ठीक। तो ये हो गया, और एक संख्या के बाद दशमलव लग गया, और यहाँ से 2 ये 1 ये, तो आपका ये कितना हो गया, सॉरी 3 ये 4 हो गया। तो अगर हम इसको और थोड़ा सा सिंपलीफाई करें तो 1.96 इंटू 10⁵ पास्कल ये आपका बन करके आ रहा है, ठीक है, ये बन करके आ रहा है। और साथ में ये वाला जो हमने PATM लिखा था, ठीक है, PATM लिखा था, तो PATM की वैल्यू क्या होती है, 1.1 इंटू 10⁵। तो ठीक है, पास्कल अब हटा देते हैं क्योंकि ये यूनिट है, तो यूनिट अभी बाद में लगा देंगे। तो 10⁵ तो हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 1.96 प्लस में क्या हो जाएगा, 1.01 आपका हो जाएगा। तो ये 10⁵ और इनको एडिशन करेंगे तो ये टोटल आपका कितना आएगा, 7, और 7 के बाद यहाँ पर 9, और यहाँ पर आपका ये कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, ये आपका आएगा 1 और 1 2 आ जाएगा, ठीक है। टोटल ये इतना आ जा रहा है। तो ये आपका वैल्यू जो बन करके आएगा, ये वैल्यू जो बन करके आएगी 2.97 इंटू 10⁵, ये इतना पास्कल करके आएगी। अब हम ये देखते हैं कि आपका जो ऑप्शन दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से हमको काम करना होता है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, आप PDF देखते रहिए। ऑप्शन आपका दिया गया है 3.01 इंटू 10⁴ पास्कल, उसके बाद दिया गया है 3.01 इंटू 10⁵ पास्कल, उसके बाद दिया है 2.01 इंटू 10⁵ पास्कल, उसके बाद दिया है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ये दिया है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर राइट होना चाहिए। पहले तो ये और ये तो पहले ही कट गए बच्चे, ये दोनों, तो इसमें 4 है, ये कट गया, आएगा यही, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कीजिए, ये आपको लगभग 3 के बराबर दिख रहा होगा, और ये भी आपको लगभग 3 दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। अगर आप देखेंगे 0.04 का अंतर है, ठीक है, 0.04 इसमें एडिशन कर दीजिए, यही आ जाएगा,
बहुत थोड़ा सा अंतर है। तो ये जो है लगभग इसके सिमिलर है, तो यही वाला आंसर जो है आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो इतना जो है प्रेशर उस व्यक्ति के ऊपर, उस गोताखोर के ऊपर उस पानी के द्वारा लगाया जा रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि हवा कहाँ से आ गया, क्योंकि पानी के ऊपर हवा लग रहा है। ठीक है, उसके ऊपर हवा है, फिर उसके नीचे पानी है, तो दोनों का प्रेशर उसमें एडिशन हो जाएगा। क्लियर? चलिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन है कि एक माइक्रोन, ये देखिए, ये भाई ये भी क्वेश्चन हमने आपको फिजिक्स में पढ़ाया हुआ है। ये भी जब हमने सबसे पहली क्लास आई थिंक ली थी उसमें मापन की। ठीक है, तो उसमें हमने आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया था, यूनिट्स के बारे में पढ़ाया था, एंगस्ट्रॉम पढ़ाया था, माइक्रोन पढ़ाया था, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, जितनी भी यूनिट्स होती हैं सबके बारे में आपको बताया था। तो वहीं पर क्वेश्चन आ गया माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम से क्वेश्चन आ गया। ऐसा तो नहीं पूछा कि एक माइक्रोन में कितना मीटर होता है, ये सब तो नहीं पूछा। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम को दोनों को साथ मिला दिया, और उसमें अब रिलेशन आपसे पूछ रहा है कि एक माइक्रोन में कितना एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो आपको क्या पता है, आपको क्या पता है कि एक माइक्रोन में एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर, ये आपके पास में होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम का ये क्या होता है, साइन होता है, एक के ऊपर ऐसे छोटा सा गोला, ऐसा बिंदी लगा दीजिए, है ना। तो ये कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये होता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको कैसे हमको दोनों को साथ में लाना है। ठीक है, माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम को। ठीक, तो हमको ये पता है कि इतना मीटर होता है, एक एंगस्ट्रॉम में इतना मीटर होता है। तो हम ये पता कर लें कि 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता है। तो जब 1 मीटर में हमको पता हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इतना मीटर में निकाल सकते हैं। तो 1 मीटर में पता कर लीजिए कितना एंगस्ट्रॉम होता है। तो 1 मीटर, इसको 1 करने के लिए इसको इधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इधर आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल आपका 1/10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, और इधर अब क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 1 मीटर। तो 1 मीटर में इतना एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻10 आ जाएगा। तो 1 मीटर में 10⁻10 बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम बहुत ही छोटी वैल्यू होती है। तो 1 मीटर में जब इतना एंगस्ट्रॉम होता है, 1 मीटर में जब इतना एंगस्ट्रॉम होता है, तो इतने मीटर में कितना होगा, ये नहीं पता कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि 1 मीटर में 1, यहाँ पर हम कर सकते हैं कि 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, ये कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए ना, इसको 10 के ऊपर भेज दीजिए, वही आ जाएगा। तो 1 मीटर में इतना एंगस्ट्रॉम, तो हम कहते हैं कि 10⁻⁻6 मीटर में कितना होगा, क्योंकि 10⁻⁻6 मीटर एक माइक्रोन होता है। तो इसको हम 1 माइक्रोन भी कह सकते हैं, ब्रैकेट में अगर हम चाहें तो 1 माइक्रोन भी कह सकते हैं इसको। ठीक, तो 1 माइक्रोन भी इसको हम कह सकते हैं। तो टोटल कहते हैं कि इतने मीटर में कितना हमारा एंगस्ट्रॉम आएगा। तो 1 में इतना आता है, तो इतने में कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻10 से। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 10⁻4 आपके पास में बचेगा। ठीक है, तो 10⁻4 मीटर नहीं, सॉरी मीटर नहीं, ठीक है, मीटर नहीं, यहाँ पर कितना आएगा, एंगस्ट्रॉम आएगा। ठीक, एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर क्या आएगा, इतने मीटर में इतना एंगस्ट्रॉम, या फिर कह सकते हैं 1 माइक्रोन में इतना एंगस्ट्रॉम। तो अब देखिए आपके पास में ऑप्शन क्या क्या है, आपके पास में ऑप्शन है 10⁻10, 10⁻10, 10⁻9 और 10⁻6, 10⁻4। तो 10⁻4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको आप ध्यान रख पाएंगे। चलिए, ये सारी चीजें आप याद रख लीजिए। ठीक है, यूनिट्स याद रख लीजिए, यूनिट आपको हर जगह काम देने वाली है। अभी नहीं, जितने जब भी जीवन में पढ़ाई करते रहेंगे तब तक आपको काम देने वाली है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर हम आपको हर एक तरीके से मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हमने पूरी क्लासेस दे दी, रियल क्वेश्चंस दे दिए, हर एक चीज़ दे दी। ठीक है, और इसके बदले केवल हमको एक चीज़ चाहिए कि आपको अच्छे से मेहनत करनी है, ध्यान से मेहनत करनी है, खुद से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बस दिखाने के लिए पढ़ना है, अपने लिए मेहनत करनी है। ठीक है, तो उस मेहनत को कीजिए ताकि सफलता अच्छे से अच्छी मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो मुंह जवानी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को मापा जाता है।
सूर्य हो गया, मतलब सूर्योदय है, ठीक है, धरती हो गई, इनके बीच की जो दूरी होती है इसको किस में मापा जाता है? आपके ऑप्शंस है मानक मीटर, बताइएगा, मानक मीटर, खगोलीय इकाई, पारसिक, या फिर आपका है प्रकाश वर्ष, किस में मापा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों का ऑप्शन हो सकता है प्रकाश वर्ष, जो कि गलत यूनिट होगी, क्योंकि जो प्रकाश वर्ष होता है ये एक साल में प्रकाश कितना दूर चल सकता है वो यूनिट्स होती है, लेकिन पारसिक उससे भी बड़ी यूनिट होती है और बहुत ही ज़्यादा लंबाई में ये सब होती हैं। तो इन सबको मेजर करने के लिए हमेशा पारसिक होता है, ठीक है, पारसिक होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ एक AE भी करके कुछ एक यूनिट्स होती है, आई मतलब किसको हम थोड़ा याद नहीं कर पा रहे, ठीक है, आई कैन नॉट रिमेंबर इट, बट एक ये यूनिट होती है, ठीक है, मापन करने की, लेकिन इसमें दिया नहीं गया है, तो पारसिक दिया गया है, तो पारसिक आप इसमें लगाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमने आपको समझाया है, संवेग वाले में फॉर्मूले में समझाया है। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए, एक पिंड के संवेग, पहले पिंड का संवेग कितना था, mv था, इसके संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो नया संवेग बनेगा, नया संवेग यानी कि p डैश, तो नया संवेग पर क्या बनेगा, संवेग जो था और अगला संवेग, तो संवेग p था और 50% और बढ़ा दिया गया, 50% मतलब p का 50%, ठीक है, तो p का 50% कैसे निकालेंगे, ये हो गया, तो इसको कट कर देंगे, इसको 1 से, इसको 2 से, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो p प्लस 0.5p यानी कि टोटल 1.5p आपका आ जाएगा ये टोटल, ठीक है, तो ये आपका नया क्या आ गया, आपका नया आ गया संवेग, ठीक है, ये नया संवेग आ गया। तो पुराना संवेग इतना था और नया संवेग ये आ गया है, यानी कि जो पहला संवेग था वो आपका p था और दूसरा संवेग जो आया है यानी कि 50% बढ़ाने के बाद वो 1.5p आ रहा है, ठीक है, इतना आ रहा है, तो ये संवेग नया वाला आ गया। तो अब संवेग किसके वजह से बदलता है, संवेग में दो चीजें होती हैं, यहाँ पर फॉर्मूला आप देख सकते हैं, हमने लिखा, एक m होता है कि v होता है, तो यहाँ से v जो होता है चेंज होता है तभी जो है आपका संवेग बदलता है। तो हम क्या कर लेते हैं, नया वेलोसिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, बताया है कि 50% संवेग बढ़ाया जाए और पूछ कह रहा है कि गतिज ऊर्जा कितना % बढ़ेगी, तो दोनों में एक रिलेशन होगा, किसका रिलेशन होगा, वेग का रिलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, वेग से काम लेना पड़ेगा, तो नया वेग भी आपका यहाँ पर बनेगा, तो नए वेग को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर v डैश कहेंगे, पहले क्या था, v था, अब v डैश आ गया। तो v कैसे निकलता है, वेग कैसे निकलता है, तो वेग आप अगर यहीं से देखें तो m को अगर आप इधर भेज दें तो आपका जो v का फॉर्मूला बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है, वो बनेगा p/m, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, नया वेग निकालना चाह रहे हैं, तो आप नया संवेग रखेंगे, क्या करेंगे, आप यहाँ पर नया संवेग रखेंगे, ठीक है, नया संवेग रखेंगे। तो यहाँ पर mv होता है, यहाँ पर क्या होता है, p की जगह क्या होगा, पूरा p आपका तो पुराना वाला संवेग है ना, तो यहाँ पर m इंटू वी नहीं आ जाएगा। अरे साहब देखिए, यहाँ पर हमने कहा कि आपको नया संवेग निकालना है, ठीक है, संवेग का हमने फॉर्मूला यहाँ पर बताया, मतलब कि नया वेग निकालना है, तो नया वेग के लिए हमने कहा कि वेग अगर आप निकालना चाहते तो संवेग अपॉन मास कर दीजिए, ठीक है, संवेग अपॉन मास कर दीजिए। तो हमको निकालना था ये, तो हमने किया संवेग अपॉन मास, हमने कहा कि संवेग कौन सा लिखेंगे, नया वाला कि पुराना वाला, क्योंकि नई वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो नया वाला लिखेंगे, तो नया वाला हमने ये लिखा। अब यहाँ पर भी एक दिक्कत थी कि यहाँ पर p है यानी कि पुराना वाला से रिलेटेड, तो पुराने वाली की वैल्यू हमने रख दी, तो m से m जो है आपका कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1.5v। तो जो आपका नई वेलोसिटी आ रही है पुरानी वेलोसिटी से कितना गुनी हो चुकी है, 1.5 गुना हो चुकी है, क्योंकि पुरानी वेलोसिटी कितनी थी, v थी, और नई वेलोसिटी 1.5v आ रही है, ठीक है। तो ये आपकी नई वेलोसिटी। अब नई वेलोसिटी के साथ हम नया गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो पुरानी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, पुरानी गतिज ऊर्जा यानी कि पहले वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो आपकी रही होगी हाफ, फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv², ये रहा होगा कब, जब ये वाली वेलोसिटी थी तब, ठीक है। लेकिन ये वाली वेलोसिटी तो रह नहीं गई, वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, तो नई काइनेटिक एनर्जी यानी कि ke डैश अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, m तो हमारा वही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी आपकी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी की जगह हम नई वेलोसिटी रखेंगे, ये रखेंगे, ठीक है।
तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका आएगा 1/2 और यहाँ से m इंटू 15 का स्क्वायर और v का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 225, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है तो दो संख्या के बाद पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और इंटू v स्क्वायर। क्लियर है। तो अब देखें इसको आप क्या कर लीजिए, थोड़ा सा बाहर कर लीजिए, तो टोटल का टोटल आपको यहाँ पर बचेगा v स्क्वायर और यहाँ पर जो आपने लिखा था उसको फिर से लिख दीजिए। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये तो हमारा पुराना वाला ही फॉर्मूला फिर से बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस टोटल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इसको पहले लिख लीजिए थोड़ा सा, और इसके जगह हम टोटल लिख सकते हैं के यानी कि हमारी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि के स्टार्टिंग वाली, के डैश नहीं के, तो जो है इसके जगह के रख सकते हैं, तो ये आ गया। ठीक है, तो यानी कि जो नई काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो पुरानी वाली के 2.25 गुना हो चुकी है। ठीक है, तो अब इसमें पूछा है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें कितनी वृद्धि होगी उसका परसेंटेज आपको बताना है। तो कितनी वृद्धि होगी सर, कितनी वृद्धि होगी, तो वृद्धि हम कैसे निकालते हैं भाई, किसी चीज की पुराना जितना था नया जितना हुआ उसमें से माइनस करते हैं, तो बड़ा जो भी होगा, तो बड़ी तो हमारी ये वाली हुई है, ठीक है, नई वाली, तो नई वाली में से पुरानी वाली को माइनस करेंगे तब हमको पता चलेगा कि कितना बढ़त हुई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृद्धि, तो वृद्धि कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी जो हमारी नई वाली होगी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पहले वाली, तो इन दोनों को माइनस कीजिए तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू ये है 2.25 काइनेटिक एनर्जी माइनस इसकी वैल्यू क्या है काइनेटिक एनर्जी, बस यही तो है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है, इसकी वैल्यू हमने इसके फॉर्म में लिखा। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका जो है काइनेटिक एनर्जी कॉमन हो जाएगा, ठीक, और यहाँ से 2.25 माइनस 1 बचेगा, तो ये आपके पास में टोटल 1.25 इंटू या फिर कह लीजिए सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है, तो जितना बढ़त हुई, जितनी वृद्धि हुई ये वाली हुई। ठीक है, ये वृद्धि आपकी देखने को मिल रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो कैसे हम निकालते हैं परसेंटेज, परसेंटेज हम निकालते हैं जैसे आप मानिए कि आप 100 में से मान लीजिए कि आपने 40 नंबर लिया है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं 40/100 इंटू 100। ठीक है, यानी जितना पाते हैं जितना टोटल था पहले, तो और इंटू में 100, तो 100 से 100 कट गया तो 40% आपका बना कि नहीं बना। तो उसी तरीके से अब इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 1.25 काइनेटिक एनर्जी, और पहले कितनी थी, पहले थी केवल काइनेटिक एनर्जी, अभी 1.25 गुना है। ठीक है, चलिए 100 करते हैं यहाँ पर, तो इससे ये कट जाएगा तो 125 आ जाएगी, क्योंकि ये वाले इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इतना परसेंट, यानी कि 125% जो है काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी अगर हम 50% संवेग को बढ़ा देते हैं तो। ठीक है, अब इस चीज को करने का एक शॉर्ट तरीका समझिए, इस चीज को करने का एक शॉर्ट तरीका समझिए, हम आपको देने जा रहे हैं। कहाँ गया भाई, चलिए गायब हो गया है। इस चीज का शॉर्ट तरीका ऐसे समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको जिस तरीके से हमने जितना ये आपका आया, जैसे कि वेलोसिटी आपने निकाली, वेलोसिटी का आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर कितना आया, स्क्वायर आपका आया, आपने आपकी जो वेलोसिटी थी उसका आपने स्क्वायर किया। ठीक है, उसका आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद कितना आया 2.2 आया, 25 आया, इसमें से बस आप 1 घटा दीजिए, जितना आएगा उसी को आप परसेंटेज मान लीजिए, इस पॉइंट को मतलब 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा, तो तुरंत आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक हमारे तरफ होमवर्क रख लीजिए कि आप मान लीजिएगा कि ये 50% नहीं जो है मान लीजिए कि 80% बढ़ा दी गई। ठीक है, आपकी जो संवेग है 80% बढ़ा दिया गया, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि इसका जो आपका गतिज ऊर्जा होगी वो कितना बढ़ेगी। ठीक है, बताइएगा इस चीज को। क्लियर, अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला पता नहीं कहाँ चला गया, ये तो बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए इसके, अच्छा इसके टोटल आपके चार क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुके हैं फिजिक्स के। अब हम लोग बात करते हैं मैथ की। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, 6 उसके 4 इसके, कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, टोटल हो गए आपके 10 क्वेश्चन। अब बात करते हैं मैथ की क्वेश्चन की। ठीक है,
अब मैथ के क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमाएंगे, ठीक है, समझिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। हटाते हैं इसको और सभी क्वेश्चन का सलूशन करते जाइए और उस तरीके के और भी क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए अगर आपको सिलेक्शन पाना है तब, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि यदि रेखाएं, तरह तरह की रेखाएं दी गई हैं। कौन कौन सी रेखा है? रेखा नंबर 1 है px प्लस qy प्लस r इक्वल 0। दूसरी रेखा क्या है? rx प्लस py प्लस q इक्वल 0। फिर है qx प्लस ry प्लस p इक्वल 0। ये 3 तरीके की रेखाएं हैं और आपसे ये कह रहा है कि ये संगामी हो। संगामी का मतलब कि एक कोई ऐसा पॉइंट है जहां से ये लोग होकर के जा रही हैं, उसी पथ से होती हुई जा रही हैं, ठीक है। तो संगामी हो तो आपको ऑप्शन में कर करके दिया है कि अगर ये संगामी हो तो आपको बताना है कौन सा इसमें रिलेशन जो है आपका फिट बैठेगा। पी क्यू आर इक्वल 0 नहीं है, एक सेकेंड, पी क्यू आर इक्वल में आपका है पी क्यू आर, मतलब इधर प्लस में है इधर मल्टीप्लाई में। उसके बाद क्या है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल में टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस में आपका क्या है? आर पी, ठीक है। और ये दिया है और 2 ऑप्शन जो है आपको दिए नहीं गए हैं क्योंकि हमको वो मिल नहीं पाए थे, ठीक है। तो जितने मिले हैं बस हमने उतने लिख दिए हैं। अगर इसमें से आ गया कोई आंसर तो ठीक है, नहीं आया तो मान लेंगे कि इसमें आंसर होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? तो ये 3 रेखाएं हैं। किसका क्वेश्चन हुआ? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन हुआ, लेकिन ये डिटर्मिनेंट से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो डिटर्मिनेंट से देखिए ये कहता है कि जब जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, अगर वो संगामी होती हैं तो उनका जो डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 होता है। तो हम क्या करेंगे? इनका डिटर्मिनेंट लेंगे, इसको 0 करेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे लेते हैं? 2 लाइन इस तरीके से खींचते हैं। जो बच्चे क्लास 10th के हैं उनको थोड़ा सा हो सकता है नहीं समझ में आए, लेकिन जो 11th 12th के बच्चे हैं उनको क्लियर होगा, ठीक है। उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या करेंगे? P ये है तो इसको रखेंगे और एक्स वाई को आपको नहीं रखना, ठीक है, एक्स वाई को नहीं रखना, बस आपको यहाँ पर ए बी सी को रखना। तो यहाँ पर बी क्या है आपका? क्यू है और उसके बाद क्या है? सी आर है, क्लियर है। उसके बाद आप इसी तरीके से इसी लाइन पे इसको लिखिए, आर लिखिए, फिर पी लिखिए, फिर क्या लिखिए? क्यू लिखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्यू लिखिए, उसके बाद यहाँ पर आर लिखिए और यहाँ पर पी लिखिए और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए। अब डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं? डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं? अब आप चाहे किसी भी क्लास के हो, ध्यान से सुनिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है और हम आशा करते हैं कि बहुत सारे बच्चों को डिटर्मिनेंट लगाना आता भी होगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए इसमें रो होती है और कॉलम होती है। तो रोज हम लोग इसको कहते हैं, जैसे कि ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, इस तरीके से, ठीक है। और ये आपके कॉलम्स होते हैं, ठीक है, ये आपके कॉलम्स होते हैं। तो देखिए अगर हम किसी भी एक पॉइंट को लेते हैं, मतलब किसी भी एक संख्या को लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर p को लिया, तो इसकी ये रो और ये कॉलम, इन सभी के एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं। जैसे कि हमने p को पहले लिया तो हमने p लिखा, और एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर ये p प्लस में होता तो ये माइनस में, ये प्लस में, ठीक है। इसी तरीके से इधर नीचे ये माइनस में तो ये प्लस में, फिर इधर से ये माइनस में तो ये प्लस में, फिर ये प्लस में इधर माइनस में। कभी ये साथ साथ ऐसे नहीं थे, ऐसा नहीं आता कि प्लस प्लस, ठीक है, ऐसे नहीं आता, यही अंदर वाला प्लस में होता है, ठीक है। इनकी वैल्यूज भी होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो सबसे पहले हमने क्या लिया? P लिया, तो ये प्लस में है तो यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, बस प्लस में रखा। तो हमने कहा कि जब हम इसको लेंगे तो इधर के और इधर के सभी को छोड़ देंगे, तो हमारा केवल ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो जब 4 बचेंगे तो हमेशा आपको याद रखना 2 तीर इसमें आती है, एक ऊपर से एक नीचे से, ठीक है। मतलब एक पहले इधर की तरफ से आएगी, यानी कि बाएं से दाएं आएगी, फिर दाएं से बाएं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो दाएं से बाएं आती है, ठीक है, जो आपकी यहाँ पर है मतलब कि आपका बायां हाथ है, ये दाएं है, तो बाएं से जो दाएं आती है सबसे पहले उसको लिखना है। तो यहाँ से सबसे पहले ये वाली आप हमेशा ऐसे करेंगे, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, हमेशा पहले ऐसे फिर ऐसे, क्लियर है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, तो ये वाली वैल्यू लिखने के बाद एक ब्रैकेट बना लीजिए, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? p का
स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप माइनस लगाइए, एक माइनस लगाइए। ठीक है, अब इसका और इसका कीजिए। अब ये वाला माइनस छोड़ दीजिए कि वह माइनस क्या है, अगर वहाँ पर माइनस है तब लगाइए, लेकिन अभी के लिए इसको बस याद रखिए कि वहाँ पर एक संख्या माइनस में होती है जब पहले हम नंबर पे लेते हैं तब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, q और r हो जाएगा। तो q और r, अब इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, इसका काम खत्म। ठीक है, फिर अब आप चाहे नीचे आ सकते हैं, चाहे आप बगल जा सकते हैं। नीचे आएंगे तो इस वाली को लेंगे, बगल जाएंगे तो इस वाली को। ऐसा नहीं कि इसके बाद डायरेक्ट इसको ले लीजिए, पहले आप इसको लीजिए। ठीक है, थोड़ा सही रहेगा आपके लिए। तो हमने बताया था कि यहाँ पर साइन कैसा रहता है, माइनस का रहता है। तो पहले आप माइनस लगाएंगे, फिर क्यू लिखेंगे, फिर ब्रैकेट। अब देखिए इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ दीजिए, तो कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, ये और ये बच रहा है, ये वाला और इधर के दो किनारे के। हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको एरो ऐसे चलानी है। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, RP आएगा। इसका इसके साथ करेंगे, और साथ ध्यान रखिए यहाँ पर बीच में माइनस लगाना है। इसके इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, Q का स्क्वायर। क्लियर है, फिर क्या करेंगे, अगला नंबर लेंगे, तो अगला नंबर प्लस में है तो R कीजिए। ठीक, चलिए उसके बाद क्या है, जब आप इसको लेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छूट जाएगी, क्योंकि ये इसके रो इसके कॉलम में है। तो आपके केवल ये 4 बचेंगे। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, r का स्क्वायर माइनस में इसका इसके साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। ठीक है, PQ आ जाएगा। क्लियर है, तो ये टोटल आपकी वैल्यू बन करके आती है, और ये किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, क्योंकि पूरा डिटर्मिनेंट 0 है। और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आइए थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन वगैरह हटा देते हैं। ठीक है, देखिए मैथ के क्वेश्चन जो है आपको वो समय लेंगे, ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि उसके क्वेश्चन बड़े आपके आते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन छोटे आते हैं, उसमें आपका समय बचता है, तो आपका समय इधर लगेगा। ठीक है, समय आपका किसी भी तरीके से बचेगा नहीं, कहीं ना कहीं वो लग जाएगा। तो अब देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p का q, और इसका इधर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा PQR माइनस में, फिर माइनस इसका इसके साथ करेंगे तो ये माइनस का PQR हो जाएगा। इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस का q की पावर 3, यानी कि q का क्यूब हो जाएगा। प्लस में इसके इसके साथ करेंगे तो ये r की पावर 3, और ये माइनस में करेंगे तो ये PQR इक्वल 0 आ जाएगा। ये वैल्यू आपको दिख रही है, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें आप देख रहे हैं P, Q और R आपका क्यूब में है, और बाकी के जो है इधर माइनस में है। ठीक है, तो ये माइनस और ये तीनों सेम आपको वैल्यू दिख रही है, माइनस PQR माइनस PQR माइनस PQR। तो इन तीनों वैल्यूज के जगह हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को थोड़ा सा पास मिलाते हैं। तो यहाँ से रहेगा Q का क्यूब और प्लस में R का क्यूब और माइनस में 3PQR, ऐसा कर सकते हैं क्या, इक्वल में 0। अब आपको इसको देख करके किसी की याद आ रही है क्या, हम किसी इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, कोई फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी की याद आ रही है क्या, बिल्कुल एक फॉर्मूला इस तरीके से होता है आपके पास में। कौन सा फॉर्मूला होता है सर, कौन सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपके पास में होता है, फॉर्मूला आपके पास में होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। ठीक है, माइनस 3abc। अब फॉर्मूला याद आया कि नहीं, याद आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है आपका, इसका वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 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 बी सी माइनस ए सी। ये आपके पास में फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से इसके जगह ये बन सकता है, तो इसके हिसाब से भी तो ये बन सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस टोटल के जगह है, इस टोटल के जगह हम इसके जैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लिख सकते हैं कि, ठीक है, अगर इसमें हम फॉर्मूला लगा दें तो P प्लस क्यू प्लस R। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, दूसरे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और माइनस में पी क्यू, माइनस में क्यू आर, और माइनस में पी आर, और इक्वल में ये वाला 0 तो 0 रहेगा ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको दो चीजें बन सकती हैं। ठीक है, दो टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये पूरा बड़ा वाला। तो अगर हम इस पूरे टर्म को इधर भेज दें तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, यानी कि यहाँ से आपके पास में दो सोल्यूशन बन रहे हैं, कि एक पहला जो बन रहा है वो बन रहा है पी क्यू आर इक्वल में 0, ये पहला। अगर आपके ये ऑप्शन में रहा तो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं सर, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन क्या है, चलिए ऑप्शन है, ऑप्शन में ये जो है आपका
ये तो नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन है P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल में PQR है, लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो हो सकता है ये थर्ड नंबर पे रहा हो, लेकिन इसमें थर्ड नंबर पे तो लिखा नहीं है ये ऑप्शन, ठीक है। हो सकता है फोर्थ नंबर पे रहा हो, तो अगर जो भी होगा ये सही हो सकता है। या फिर अगर ये नहीं रहा होगा तो एक और हो सकता है, कौन सा, अगर हम इस पूरे टर्म को इधर भेज दें तो इसकी टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और इसकी टोटल वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हुआ कि आपका यहां से आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और उसके बाद माइनस पी क्यू और माइनस क्यू आर और माइनस पी आर बराबर 0। तो ये भी अगर आपको दिया गया है तो ये भी हो सकता है। या फिर अगर इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दें तो जितनी ये माइनस में है सबको अगर हम उधर भेज दें तो सब के सब किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना इक्वल ये आ जाएगा, तो एक रिलेशन ये बन करके आता है। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा आपके एग्जाम में, ठीक है, दोनों में से एक राइट हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आप इसमें से दोनों आंसर को ध्यान रखेंगे, कोई भी जो भी ऑप्शन होगा एक ही होगा, ऐसा नहीं दोनों होंगे, एक होगा बस, ठीक। एक ऑप्शन है इसमें, लेकिन इसमें जो है 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो वो तो ऑप्शन हो नहीं सकता, वो तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मत लगा दीजिएगा, जो कि आपका बी नंबर पे ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, तो होगा, सी और डी में नहीं दिया है तो क्या किया जा सकता है, क्लियर है। चलिए, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, सॉल्व किया गया, ये डिटर्मिनेंट से सॉल्व किया गया। अब ये हम समझाए इस वजह समय लगा, आपको जल्दी से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन किससे है, अगला क्वेश्चन आपके स्टैटिक्स से है, सांख्यिकी से है ना। कैसा क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है कि 7 प्रेक्षण का माध्य तथा प्रसरण, माध्य तथा प्रसरण, मीन तथा वेरिएंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 7 प्रेक्षण है, कितने प्रेक्षण है, 7 बार जो है बार बार वो करके देखा गया है। तो उसका जो माध्य आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, माध्य कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और वेरिएंस कितना है, यानी कि प्रसरण कितना है, प्रसरण कितना है। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर हम सोचेंगे क्रिटिकली तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 16 है, यदि 5 प्रेक्षण, 7 में से आपको 5 प्रेक्षण दिए गए हैं, ठीक है, 7 में से, इस तरीके का क्वेश्चन आपने क्लास 12th में लगाया होगा, 10th में भी लगाया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, 5 प्रेक्षण आपको दिए गए हैं, 2, 4, 10, 12 और 14। तो अब ये मत सोच लीजिएगा कि आगे आने वाले 16 और 18 होंगे, ठीक है, ये मत आप सोचिएगा, क्लियर। तो 5 प्रेक्षण आपको दिए गए हैं, 7 किए गए हैं, जिसमें से माध्य इतना आया है, प्रसरण इतना आया है। आपसे पूछ रहा है कि 2 जो प्रेक्षण बचे हैं, ठीक है, जो 2 आपको नहीं लिखे गए हैं, यहाँ पर 2 नहीं लिखे गए ना, 7 है टोटल, तो 5 बताया गया है, एक ये और एक ये, तो इन्हीं दोनों को आपको बताना है। आपके ऑप्शन क्या क्या है, आपके ऑप्शन है 5,7, 3,5, 6,8 और नन ऑफ दीज। कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे सर। तो देखिए यहां पर माध्य दिया गया है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य यानी कि मीन, माध्य बराबर होता है कुल योग, कुल योग बराबर कुल संख्या, ठीक है, कुल योग बराबर कुल संख्या। तो कुल योग तो आपको पता नहीं है, क्योंकि सारे माध्य, सारे जो है आपको प्रेक्षण दिए रहेंगे तभी तो कुल योग निकाल पाएंगे। अच्छा, अच्छी बात है। तो हम क्या करते हैं, हमको माध्य पता है, कुल संख्या जो है हमको यहाँ पर क्या दिया गया है, माध्य दिया गया है, और हमको क्या दिया गया है, माध्य दिया गया है, और ये क्या है, कुल योग, और उसके बाद में हमारी कुल संख्या, ठीक है। कुल संख्या ये जो संख्याएं दी गई हैं, कुल संख्या मतलब कि 7 बारी है ना, जितनी बार वो जो है प्रैक्टिकल किया गया है, ठीक। तो कुल संख्या जितनी बार वो प्रेक्षण किया गया है, या फिर ऐसे लिखिए कुल प्रेक्षणों की संख्या, थोड़ा और अच्छा से क्लियर रहेगा, प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है, इससे क्लियर होगा, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हमको ये पता है, कुल प्रेक्षणों की संख्या पता है, तो हम कुल योग निकाल सकते हैं, बिल्कुल। माध्य हमारे पास में कितना है, माध्य कितना है, 8 है ना, 8 है, और कुल योग हमको निकालना है, तो कुल योग अगर हम निकालेंगे, और हमको कुल प्रेक्षणों की संख्या कितना पता है, 7, तो इसको इधर भेज देंगे तो ये खाली हो जाएगा, तो इसको इधर भेजेंगे तो हमारा कुल योग जो है
निकल जाएगा 8 गुणित 7। 8 गुणित 7 कितना होता है? 8 सते 56। यानी कि जितने भी हमारे सारे प्रेक्षण हैं, 7 प्रेक्षण हैं, उनके सबका योग जो होगा 56 होगा। 56 होगा। अच्छा, तो 56 होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि इन सभी को जो 5 दिए गए हैं और जो 2 दिए गए हैं, सबको जोड़ने पर 56 आता ही नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, पूरा जोड़ने पर 56 आएगा, ये हमको मालूम है, ठीक है, क्योंकि कुल योग 56 हो रहा है। तो हम सबको जोड़ते हैं। तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 10 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 12 जोड़ेंगे तो 26, 2 28, ठीक है। 28 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितना होता है? 8 4 12 का 2 हासिल लगेगा 1, और 1 हासिल लग गया, और 2 1 3 1 4, यानी कि टोटल आपका ये 42 आ गया, ठीक है, 42 आ गया। और कुल योग कितना आना चाहिए? कुल योग आना चाहिए आपका 56। तो 2 तो बचे हुए हैं, 2 बचे हुए हैं, तो इन बचे हुए का भी योग आना चाहिए। तो वो कितना होगा, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? यानी कि अगर हम टोटल में से 5 वालों का माइनस कर दे तो जो बाकी के 2 बचेंगे उसका योग निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल। तो इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा और 1 आएगा 14। यानी कि जो 2 हमारे प्रेक्षण बचे हुए हैं उनका योग कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए, 14 आना चाहिए, 2 प्रेक्षण। तो अब बाई ऑप्शन हम कर लेते हैं। ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या ऐसे 2 प्रेक्षण हमारे पास में है जिनका योग 14 है। जिनका अगर योग 14 है, अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है, तब हम मान लेंगे कि हाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वो ऐसा ऑप्शन नहीं होगा तो फिर हम वेरिएंस की कहानी लाएंगे, क्योंकि वेरिएंस निकालना बहुत ही थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस हो जाता है भाई। उसमें आपको फिर माध्य में से सभी, मतलब कि जितने भी प्रेक्षण हैं, जैसे कि प्रेक्षण नंबर 1, इसमें से आपको माध्य घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका कितना आएगा? -6 आएगा। फिर इसमें से घटाना पड़ेगा, फिर इसमें से, फिर इसमें से, फिर इसमें से, फिर इसमें, सब में से घटाना पड़ेगा, और सब में से घटाने के बाद उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करके उसका समेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कई एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, उसको निकालने के लिए। तो यहाँ पर 14 हम देख रहे हैं, इसको जोड़ने पे कितना आता है? इसको जोड़ने पे 12 आता है, 7 4 12, इसको जोड़ने पे 8 आता है, इसको जोड़ने पर 14 आता है, ठीक है। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप वेरिएंस निकाल करके भी देखेंगे तो इसका वेरिएंस ही 16 आएगा। क्लियर है? तो इसको आप ध्यान रखिएगा किस तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक वाला फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला तो आप क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। तो यहीं से हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 2 क्वेश्चन इसके सॉल्व हो चुके हैं। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैथ के? मैथ के कितने क्वेश्चन करने हैं भाई? अच्छा, मैथ के तो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना। मैथ के तो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए, इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसको हम लास्ट में कराते हैं। sin π/7। ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है, और ये क्वेश्चन सही बताए तो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जिस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ जाता है। अगर उनको आप सॉल्व करने बैठेंगे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत याद है कि किस तरीके से इनका जो, क्योंकि कुछ जो क्वेश्चन है उनका वैल्यूज उतनी ही आती है, या फिर आपको बहुत सारे बुक्स में उसका प्रूविंग करने को दिख जाएगा, तो आप सीधे सीधे उन वैल्यूज को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बाकी उनका सोल्यूशन भी किया जा सकता है, लेकिन सोल्यूशन कभी कभी बड़ा हो जाता है, ठीक है। और कंपटीशन में एक चीज़ समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको करने के लिए ही दिए जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपको लंबा इस वजह से दिया जाता है कि आप उसमें उलझ करके बाकी क्वेश्चन में का भी जो समय है वो गवा दे, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप पूरे 75 क्वेश्चन करके आए, 5 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी का जो क्वेश्चन है उसमें अच्छे से समय दे करके सही करके आइए, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम डिले करते हैं, अभी लास्ट टाइम अगर समय रहता है इसको सॉल्व करते हैं, तो कल की क्लास में इसको सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, HCF का क्वेश्चन पूछा गया है, महत्तम समापवर्तक का। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि यदि A और B धन पूर्णांक है, ठीक है, धन पूर्णांक है, तब A/HCF कॉमा कर, मतलब ब्रैकेट में करके AB कॉमा करके B/HCF A कॉमा करके B का HCF होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए कि बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ये जो कॉन्सेप्ट है, जब हम पहले पढ़ाया करते थे बच्चों को, लगभग हमको पढ़ाते 7 साल हो गए, तो उसमें जब हम बच्चों को पढ़ाया करते थे तो क्लास 6 के बुक में इस तरीके के कॉन्सेप्ट, आप इस तरीके के क्वेश्चन नहीं, इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, उसमें रूल्स पढ़ने को मिलेंगे। तो अगर आपको वो रूल्स ध्यान है तो आप इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा गया कि HCF AB का निकालिए और HCF AB का निकालिए, ठीक है।
और उसको a से डिवाइड कर दीजिए, फिर b से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू, दो वैल्यू आएगी, एक ये आएगी टोटल और एक ये वैल्यू टोटल, इन दोनों का तब HCF निकालिए क्या आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि HCF मतलब a और b का HCF निकालना है। इसका कहने का मतलब क्या है, a और b का HCF। तो और a और b का हमने HCF मान लिया कि इसका HCF क्या आ रहा है, h आ रहा है, समझिएगा भी। ठीक है, अब इसमें निकलेगा कैसे भाई, हमने h मान लिया, सीधा h मान लिया, और अब भाई इसका HCF वही आ रहा, तो यही वैल्यू तो ये भी रखी है, तो इसका भी HCF h ही आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम किसी भी वैल्यू का, जैसे 2 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं, 4 हैं, 1000 हैं, कितनी भी है, उनका जब HCF निकालते हैं और HCF से जब उनको डिवाइड करते हैं तो एक जो उनका एक ऑर्डर बनता है वो को प्राइम नंबर का बनता है, को प्राइम नंबर का बनता है। ठीक है, तो उसमें हम कहते हैं परस्पर अभाज्य संख्या, मतलब कि उनके को प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनके बीच कोई भी सेम से मल्टीपल्स नहीं होता है, यानी कि उनके बीच केवल एक सिंगल वैल्यू होती है जो गुणज के रूप में आती है, वो 1 होती है, बाकी उसमें किसी से संपर्क नहीं होता। ऐसा नहीं कि जैसे एक वैल्यू 4 आ गई तो एक 6 आ गई, ये भी 2 से कट रही है, ये भी 2 से कट रही है, ऐसा नहीं होगा। एक आएगी 3 तो एक आएगी 5, तो 3 और 5 में क्या है, कोई संबंध है, एक से दोनों कटती हैं, बस यही। तो इनमें जो कॉमन होता है वो केवल 1 होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने कहा कि जब हम किसी भी वैल्यूज को, जैसे a का ही HCF ये है, a और b का ही HCF h है ना, तो जब हम किसी भी वैल्यूज का HCF निकालते हैं, उसके एक एलिमेंट में HCF का डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आती है, जो भी वैल्यू आएगी, मान लीजिए कि कुछ वैल्यू ये आ रही है, x आ रही है, ठीक है, और इसको जब डिवाइड करो तो इसकी वैल्यू अलग आएगी, वो मान लीजिए कि y आ रही है। ठीक है, तो ये एकदम अलग होगी, ये एकदम अलग होगी, और इनके बीच जो कॉमन होगा, जो कॉमन होगा वो कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगी इस एक के सिवाय। ठीक है, किसके सिवाय, इनके मल्टीपल्स में, इनके गुणज में केवल एक नंबर कॉमन होगी और वो है 1। ठीक है, तो इन दोनों जो कॉमन होती है वही HCF होता है, वही जो कॉमन होती है वही तो HCF होता है। भाई हम आपसे कह दिए कि आप 4 और 6 का HCF निकालिए, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। ठीक है, ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है, तो इन दोनों का HCF 2 आएगा। तो हमने कहा इन दोनों में कॉमन केवल एक होता ही है, बस एक, तो इन दोनों में कॉमन एक है, तो इसका HCF भी तो एक ही आएगा ना सर। जैसे हम कहते 7 हो गई, ये 11 हो गई, तो इनका HCF एक ही आएगा ना, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सोचेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर से एक बार समझा देना, थोड़ा सा क्वेश्चन नया है। तो इसका HCF h हमने मान लिया, तो इसका HCF भी h हो गया। ठीक है, जैसे चलिए इसी क्वेश्चन से आपको हम समझा ही देते हैं। यहाँ पर एक नया क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया 12 और हमने क्वेश्चन ले लिया 18। ठीक है, इनका अगर आप HCF निकालेंगे तो इनका HCF जो आएगा आपका HCF, ये कितना आएगा, लगभग 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा ना, 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा, तो 6 आ रहा है, HCF 6 आ रहा है। तो हमने कहा कि आपके पास में 2 नंबर थी, एक की जगह आप 12 मान लीजिए और b की जगह आप 18 मान लीजिए, तो इन दोनों का HCF हमने क्या निकाला, 6 निकाला। तो इनका HCF निकाला, और ये नंबर a थी तो इसको इसके नीचे रख दिया और इसको इसके नीचे रख दिया, यही चीज तो हमने किया। देखे, a ये नंबर है और b ये नंबर है, तो a और b का HCF 6 और a और b का HCF 6, बस हमने इधर देखिए डिवाइड कर दिया, a की जगह 12 है, b की जगह 18 है, HCF 6 और 6। ठीक है, इसको जब हम भाग करेंगे, हमने कहा एक ऐसी संख्या आएगी 2 आएगी, इसमें हमने कहा एक ऐसी संख्या आएगी 3 आएगी, कि इनके बीच कॉमन कभी कभी और कभी कुछ हो ही नहीं सकता एक के सिवाय। ठीक है, HCF का ये रूल है। तो यहाँ पर जो होगा कॉमन केवल सिंगल होगा, आप खुद ही से देख सकते हो, 2 और 3 आएगा, आप कोई भी नंबर लेकर के देख सकते हैं, HCF का जो कॉमन आएगा वो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो HCF आएगा, क्योंकि यहाँ पर HCF इसका या इसका या इसका नहीं बोला है, इस टोटल और इस टोटल का बोला है, तो इस टोटल की जगह एक नंबर आएगी, इस टोटल की जगह एक नंबर, तो इसका और इसका HCF निकालना है, तो इसके और इसके बीच में क्या कॉमन है, 1 कॉमन, तो 1 आपका इसका HCF हो जाएगा। क्लियर है, तो इसके ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, इसके ऑप्शन में आपके पास में क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड थोड़ा सा लॉक खुल जाए इसका। इसके ऑप्शन में आपके पास में है नन, यानी कि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपके पास में है ए सबसे पहले ऑप्शन पे, बी उसके बाद 1, फिर उसके बाद नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, बिल्कुल आपको इसको ध्यान रखना ही पड़ेगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसका क्वेश्चन है? लॉग का क्वेश्चन दिया गया है। किसका क्वेश्चन दिया गया है? लॉग का क्वेश्चन दिया गया है। लॉग का कैसा क्वेश्चन दिया गया है? लॉग का आपको क्वेश्चन दिया गया है कि x इक्वल लॉग की बेस 3 है और यहाँ पर 5 है, और y इक्वल क्या दिया गया है? यहाँ पर भी लॉग ही दिया गया है, बेस में 17, यहाँ पर 25 दिया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर सकते हैं, देखते मान ही हमारे दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, लॉग 17 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 आपका इधर आ जाता है। ये आपको प्रॉपर्टी में हमने लॉग वाली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये तो ऐसा रहेगा। अब आपको ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? ऑप्शन दिया गया है कि x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, y इज ग्रेटर देन x, x इक्वल देन मतलब x इक्वल y, या फिर एक ऑप्शन और आपको दिया गया है कि x इज लेस देन और इक्वल y। ठीक है, ये दिया गया है। क्लियर? कैसे किया जाए? थकान लग गई वैसे, थोड़ा सा आप लोग कीजिए इसको, है ना, इसको आप लोग थोड़ा सा सॉल्व कीजिए और बताइए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास भेज दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए अब रेस्ट क्या करें, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए ये जो वैल्यू है इसको आप लिख सकते हैं log 5 और log 3, ये आपको पता है। ठीक है, बेस में जो है बेस में डाल दीजिए, ऊपर जो ऊपर कर दीजिए। उसी तरीके से इसको आप कर सकते हैं 2 और log 5 और अपॉन में log 17। अब ये चीज तभी बताई जा सकती है जब इसकी वैल्यू निकाल ली जाए और इसकी वैल्यू निकाल ली जाए, ये वाली की वैल्यू, तभी बता पाएंगे कि x बड़ा है कि y बड़ा है। बस यही तो बताना है कि x बड़ा है कि y बड़ा है, या फिर दोनों बराबर है, यही तो बताना है। तो कैसे कर सकते हैं इसको? यानी कि हमको log 5 log 3 log 5 यहाँ भी है और log 17 यहाँ पर भी है, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो हम ये तो समझ पा रहे हैं, अगर अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे, अंदाजा लगाने की कोशिश अगर हम करेंगे कि यहाँ पर ये तो log 5 है जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, log 3 की वैल्यू और कम होगी। जैसे जैसे log में वैल्यू बढ़ती है ना, जैसा कि log 1 हुआ थोड़ा कम वैल्यू होगी, log 2 हुआ थोड़ा वैल्यू ज़्यादा होगी, 3 हुआ और वैल्यू होगी, 4 हुआ और वैल्यू होगी, ऐसे करते करते वैल्यू बढ़ती है। और जैसे ही बेस और आपका जो दूसरा होगा वो बराबर होगा, 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, जैसे log 10 की वैल्यू log 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये चीज़ समझना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको यहाँ पर अंदाजा लगाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हमको log 5 की log 3 की log इधर 17 की वैल्यू याद हो, तब काम हो सके। ठीक है, तो अगर वैल्यू याद हो तो कुछ वैल्यूज हम आपको बता देते हैं जिसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा वैल्यू यहाँ पर आपके पास में सही आएगी। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कुछ वैल्यूज हम आपको लिखा करके दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, कहीं भी आपको काम आ सकती है। log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू कितनी आती है? 0.3010। ठीक है, log 3 की वैल्यू कितनी आती है? 0.4771। log 4 की वैल्यू कितनी आती है? 0.6990। ठीक है, और log 7 की वैल्यू कितनी आती है? अच्छा, यहाँ पर 4 नहीं है, 5 है, क्योंकि 4 के तो आप ऐसे निकालेंगे। 4 के कैसे निकालेंगे? ठीक है, log आपके पास में है 4 निकालना है, तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये वैल्यू निकल सकेंगे। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज आप अपने से निकालिएगा। तो यहाँ पर क्या है? log 7 की वैल्यू, log 7 की वैल्यू कितनी है? 0.8451। ठीक, उसके बाद है log 10, तो log 10 की वैल्यू तो पूरी धरती जानती है कि 1 होता है। ठीक है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी वैल्यू आपकी बड़ी होगी। तो जब आप इस पर इनकी वैल्यूज रखेंगे, इसकी वैल्यूज रखेंगे, log 17 की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, चलिए उसकी वैल्यूज आपको हम बता देते हैं। log 17 की जो वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा, log 17 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.2304। ठीक है,
ये वैल्यू log 17 की होती है। तो थोड़ा इसको रख करके चेक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो x है वो ग्रेटर देन है y से, ठीक है, x जो है बड़ा है y से। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका क्लियर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि आप अंदाजा कितना लगा सकते हैं, कितना आपको वैल्यूज ध्यान है, कितना आप उसको क्रिटिकली पढ़े हैं कि आप एज्यूम कर सके कौन सी वैल्यू सही हो सकती है, ठीक। चलिए इसके बाद कौन सा क्वेश्चन रह जाता है, कितने क्वेश्चन हो गए भाई मैथ के, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन बचा लास्ट का 5वां क्वेश्चन, ठीक है। उसको हम आपको बता देंगे, ठीक है, उसका आंसर हम आपको बता दें, उसका आंसर है कॉट, ठीक है, उसका आंसर हमको याद भी है कि कॉट पाई बाई 40, ठीक है, ये आंसर है आपका जो है ये वाला साइन पाई बाई 7 साइन प्लस में साइन 2 पाई बाई 2 पाई बाई 7, उसके बाद में प्लस में है साइन 3 पाई बाई 7, इस तरीके से करके क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर ये है। इसका सोल्यूशन जो है थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, ठीक है, या फिर आप इसके वैल्यूज़ को सीधा सीधा याद रखें, नहीं तो किसी क्लास में अगर समय रहेगा तो हम आपको उसको करा देंगे, ठीक है। और एक चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें हम आपको हिंट देना चाहते हैं, ये 2 फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिएगा। कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ठीक समय कम है इस वजह से थोड़ा सा अवॉइड किया जा रहा है। उसमें आप एक कीजिएगा साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिएगा। एक ये फॉर्मूला आपका लगेगा इसमें जो आपका फॉर्मूला बनता है, और इसके बाद एक 2 साइन ए, या फिर आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि साइन 2 थीटा का इस्तेमाल, या फिर साइन 2 ए का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, जो कि फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए करके फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल कीजिएगा, इसके बाद से आपका जो है सीधे सीधे तौर पे आंसर आ जाएगा, इन्हीं दोनों फॉर्मूले से आ जाएगा। बस इसको ध्यान से लगाइए कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला हमको लगाना है, ठीक है। थोड़ा कोशिश कीजिएगा, और उस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं आप चले जाइएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में, ठीक है। आपको व्हाट्सएप चैनल पे सारी चीज़ें दी जा चुकी हैं, ठीक है, उसमें ढूंढिएगा कौन कौन से क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे उसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और साथ ही साथ अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वगैरह नहीं किए हैं और चीज़ों को नहीं देखते हैं, वीडियोस पुरानी वीडियोस आप देख लीजिए, ठीक है। और अगर आपको PDF वगैरह नहीं मिला है और सारी चीज़ें, तो आप नंबर पर मैसेज करके और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन होकर के सारी चीज़ें पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ में, और 30 क्वेश्चन आप लगाएंगे ये हमसे वादा कीजिए, इस तरीके से करके कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए कि हम लगाएंगे, हम ऐसी मेहनत करेंगे, 1 महीने का समय है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।